हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो चैप्टर चल रहा था वो था इल्यूमिनेशन, जिसे हम प्रदीप्ति, जगमगाहट या फिर उद्दीपन के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर कई प्रकार के लैंप होते हैं, जैसे इनकैंडिसेंट लैंप, गैस डिस्चार्जिंग लैंप, कार्बन आर्क लैंप, ऐसे कई प्रकार के लैंप होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले जो वीडियोस थे उनमें हमने इनकैंडिसेंट लैंप के प्रकार के बारे में और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर गैस डिस्चार्जिंग लैंप के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो गैस डिस्चार्जिंग लैंप होते हैं उनमें क्या होता है, निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम की वाष्प तथा मरकरी की वाष्प भी भर दी जाती है। और इन लैंपों में दो इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं या फिलामेंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स को फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो इन फिलामेंटों के ऊपर उच्च विभवांतर पैदा किया जाता है, यानी दोनों फिलामेंटों के ऊपर उच्च विभवांतर पैदा किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इनमें गैस भरी जाती है उस गैस का आयनीकरण होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वाष्प होती है उसके जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं, और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीव्र गति करने लगते हैं। तो ये जो तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो गैस के परमाणु होते हैं उन दोनों के मध्य में क्या होता है, टकराव होता है। और टकराव होने से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है या प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं, इस प्रकार के जो लैंप होते हैं इन्हें हम कहते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो गैस डिस्चार्ज लैंप के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोडियम वेपर लैंप, जिसे सोडियम वाष्प लैंप के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा होता है इसका मरकरी वेपर लैंप, जिसे हम पारा वाष्प के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं इसके दो प्रकार। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप का पहला प्रकार, यानी सोडियम वेपर लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, इस सोडियम वेपर लैंप की संरचना के बारे में और इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में और कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और साथ ही इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। तो डियर फ्रेंड्स, बनी रहिए, लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सोडियम वेपर लैंप के संरचना की, यानी इसके कंस्ट्रक्शन की। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें एक होती है यू आकार की कांच की ट्यूब, और इस ट्यूब में लगे होते हैं दो टंगस्टन के फिलामेंट, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। और इस ट्यूब के अंदर सोडियम क्रिस्टल, जिसे हम कह सकते हैं सोडियम धातु के दाने भी, तो सोडियम धातु के दाने यानी सोडियम क्रिस्टल व नियोन गैस भी इस ट्यूब के अंदर भर दी जाती है। और डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूब के बाद में होती है एक ये दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब, यानी इसमें दो कांच की ट्यूब पर उपयोग की जाती है। यानी इस यू आकृति की ट्यूब के ऊपर एक कांच की ट्यूब तो ये लगी होती है, और इसी कांच की ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब होती है, ये वाली। तो इन दोनों, ये जो ट्यूब है ये दोनों मिलकर बन जाती है दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब। और इन दोनों ट्यूबों के मध्य में क्या होता है, निर्वात पैदा कर दिया जाता है, यानी इसमें किसी प्रकार की वायु या फिर किसी प्रकार की गैस नहीं होती। तो डिफरेंस और लगा होता है इसमें एक कैप, और कैप के अंदर होते हुए ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके कॉन्टेक्ट वायर होते हैं, ये यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। और इस लैंप को ऑन करने के लिए एक उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर यानी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो डिफरेंस ये होती है इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स, सोडियम वेपर लैंप की जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसमें एक
उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो उच्च रिएक्टेंस वाला जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम बल्ब से कनेक्ट करते हैं, यानी जो होल्डर होता है होल्डर में बल्ब लगाएंगे और जो होल्डर को जो सप्लाई देंगे वो देंगे इस उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो आती है 230 वोल्टेज, और ये जो उच्च रिएक्टेंस वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, यानी 380 वोल्टेज से लेकर 450 वोल्टेज तक इसको स्टेप अप कर देता है। और ये जो वोल्टेज होती है 380 व 450 वोल्टेज वो पहुंच जाती है यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं विभवांतर। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। विभवांतर पैदा होने से क्या होता है, जो इसमें वाष्प होती है उसका आयनीकरण होने लगता है, यानी जो नियॉन गैस होती है उसका आयनीकरण होने लगता है, और आयनीकरण होने से क्या होता है, ये प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और ये 10 से 15 मिनट के अंदर पूर्ण प्रकाशित हो जाता है लैंप। सोडियम वेपर लैंप पूर्ण प्रकाशित होने में कितना समय लेता है, 10 से 15 मिनट का समय लेता है, यानी 10 से 15 मिनट में ये पूर्ण प्रकाश उत्पन्न कर देता है। और पूर्ण प्रकाश उत्पन्न कर देने के बाद इसका जो लोड होता है, यानी इसमें धारा का फ्लो हो जाने से क्या होता है, इसका लोड घट जाता है। लोड घटने से क्या होता है, जो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होता है इसके हाई रिएक्टेंस के कारण क्या होता है, इसकी जो वोल्टेज होती है ये स्टार्टिंग के अंदर 380 450 ये घटकर कितनी हो जाती है, 110 वोल्टेज हो जाती है। और फिर ये चालू अवस्था में रहता है जब लैंप, तो ये 110 वोल्टेज पर वर्क करता है। तो डियर फ्रेंड्स ये होती है इसकी वर्किंग प्रोसेस। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम इसकी वाटेज रेटिंग की बात करें, किसकी वाटेज रेटिंग की अगर हम बात करें, तो इसकी जो वाटेज रेटिंग होती है वो होती है 45 वाट, 60 वाट, 85 वाट तथा 140 वाट वाटेज की रेंज में ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये वाले लैंप 45 वाट, 60 वाट, 85 वाट व 140 वाटेज की रेटिंग में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकाश की, यानी ये कितना प्रकाश उत्पन्न करता है सोडियम वेपर लैंप। तो डियर फ्रेंड्स ये जो लैंप है इसका जो प्रकाश होता है वो होता है 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो प्रकाश होता है वो होता है 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट, और जो ल्यूमेन प्रति वाट है ये प्रकाश की एक इकाई होती है, यानी प्रकाश को हम ल्यूमेन प्रति वाट में मापते हैं। और इसको प्रकाश को मापने के लिए एक लाइट मीटर प्रयोग किया जाता है जिसे हम प्रकाश मापी भी कहते हैं, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसके कार्यकारी आयु की। इसकी कार्यकारी आयु की अगर हम बात करें तो इस लैंप की कार्यकारी आयु होती है लगभग 3500 घंटे। तो डियर फ्रेंड्स ये थी इसकी कुछ विशेषताएं, और इसमें एक सावधानी भी रखनी पड़ती है। इस लैंप को जब हम कार्य में लेते हैं तो इस लैंप में एक सावधानी ये रखनी पड़ती है कि इस लैंप को हमेशा क्षैतिज स्थिति में ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है जो सोडियम की जो तरल बूंदें होती है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है जिससे लैंप कार्य करना बंद भी कर सकता है, यानी बंद कर ही देता है, क्योंकि जो सोडियम की जो बूंदें होती हैं तरल बूंदें वो तो एक जगह एकत्रित हो जाती है जिसके कारण ये लैंप कार्य करना भी बंद
कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं उपयोग की। इसका उपयोग सड़कों की जो प्रकाश व्यवस्था होती है, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था के अंदर सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में इस लैंप का उपयोग किया जाता है, यानी स्ट्रीट लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम वेपर लैंप का। और इसका उपयोग जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रकाश व्यवस्था की जाती है उनमें भी इन सोडियम वेपर लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये हुई इसके उपयोग की बात। अब बात करेंगे इसके एडवांटेज यानी लाभ की। तो डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो इसके जो लाभ होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके ये लाभ होते हैं कि ये जो लैंप होता है इसकी दक्षता क्या होती है? लाभ, एडवांटेज, यानी इसके लाभ की हम बात करें तो इसके ये जो लैंप है यानी इस लैंप की दक्षता उत्तम होती है। यानी ये जब ये लैंप पूर्ण प्रकाशित हो जाता है तो लोड घटने पे क्या हो जाती है? इसकी वोल्टेज 110 वोल्टेज ही रह जाती है, जिसके कारण क्या होती है? इसकी दक्षता उत्तम होती है। दूसरा लाभ यह है कि जो बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्रफल वाले जो स्थान होते हैं वहां ये लैंप क्या होते हैं? ये लैंप प्रभावशाली होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स और तीसरा जो इसका लाभ है वो ये है कि ये लैंप अगर ब्राउन आउट हो जाता है, हो जाने पर क्या होता है? ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसके हैं ये कुछ एडवांटेज यानी लाभ। तो इसके जो लाभ है वो है कि इस लैंप की दक्षता क्या होती है? उत्तम होती है। दूसरा जो लाभ है इसका वो ये है कि जो बड़े क्षेत्रफल वाले जो स्थान होते हैं यानी बहुत बड़ा अगर क्षेत्र होता है वहां पर अगर प्रकाश व्यवस्था की जाती है तो वहां पर ये लैंप क्या करते हैं? एक प्रभावशाली होते हैं ये लैंप। और दूसरी बात ये ब्राउन आउट हो जाने पर तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कई स्टूडेंट्स के या कई साथियों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ब्राउन आउट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स ब्राउन आउट ये होता है कि जैसे हमारा लैंप प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और प्रकाश उत्पन्न करते समय अगर अचानक सप्लाई ऑफ हो जाती है या सप्लाई कट हो जाती है और कुछ समय बाद यानी तुरंत ही सप्लाई आ जाती है तो क्या होता है? ये तुरंत ही ऑन हो जाता है। यानी जैसे हम स्टार्टिंग में इसको ऑन करते हैं तो उस समय क्या लेता है? ये 10 से 15 मिनट का समय लेता है। वो समय ये नहीं ले पाएगा जब ये ब्राउन आउट हो जाएगा, यानी जैसे ही सप्लाई कट होगी और तुरंत सप्लाई आ जाती है तो ये फिर तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, यानी 10 से 15 मिनट का समय नहीं लेता। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसके हानियों की।
तो इसकी जो हानि होती है यानी डिसएडवांटेज, यानी हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, यानी इसके डिसएडवांटेज यानी हानियों की अगर हम बात करें तो इसकी हानियां होती है कि ये जो इस लैंप का प्रकाश होता है इस लैंप का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत खराब होता है, खराब होता है, यानी आंखों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है। दूसरी जो हानि है वो ये है कि इसमें जो हम इस लैंप के अंदर, इस लैंप में जो सोडियम सामग्री होती है वह क्या होती है, जो सोडियम सामग्री होती है वह खराब, या हम कह सकते हैं खतरनाक होती है। इसे हम, यानी इसकी अगर हानियों की बात करें तो क्या होता है, पहली हानि तो क्या है, इस लैंप का प्रकाश अपेक्षाकृत खराब होता है, यानी आंखों के लिए खराब होता है ये प्रकाश इस लैंप का। और दूसरी जो हानि है वो होती है कि इस लैंप में जो सोडियम सामग्री होती है वो क्या होती है, खराब, यानी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर ये सोडियम सामग्री हवा के संपर्क में आ जाती है तो वह दहन भी कर सकती है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सामग्री होती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो सोडियम वेपर लैंप की संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, और इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हमने जाना, और साथ ही इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने जाना, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने जाना, और साथ ही इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। तो डियर फ्रेंड्स, एक दिमाग में इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर, तो ये भी दिमाग में कुछ इश्यूज पैदा कर रहा होगा आपको, तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैपेसिटर क्या काम आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कैपेसिटर होता है ये इसलिए लगाया जाता है कि सर्किट में जो पावर फैक्टर में गिरावट आती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम जो सप्लाई होती है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो पावर फैक्टर की गिरावट की क्षतिपूर्ति को पूरा करने का कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।